हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया हो। तो देखिए, जैसे आपको पता ही है कि अभी अभी जो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम है उसकी रिजल्ट आई है, राइट। एंड जिन भी बच्चों का ये एग्ज़ाम में क्लियर हुआ है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपकी मेहनत रंग लाई है एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग द इंटर। लेकिन देखिए, हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका अनफॉर्चुनेटली इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, दिल से मत लीजिए ये फेलियर, क्योंकि सीए में फेल होना कॉमन बात है ना। हम सभी ने अपने सीए जर्नी पे कहीं ना कहीं हर्डल फेस किया है, सेटबैक फेस किया है। तो आप अकेले नहीं हो यहाँ पे, और डिसहार्टन मत होना बिल्कुल भी। आप बस मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए एंड अगले अटेम्प्ट में आपका ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यही टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीए की पास परसेंटेज होती है वो काफ़ी कम होती है, राइट। एंड कुछ बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, अ लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं क्लियर कर पाते। तो इसका क्या कारण है कि कुछ बच्चे निकल जाते हैं एंड बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं? तो वही रीजन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरे अपने एक्सपीरियंस से एंड मेरे फ्रेंड्स के, कलीग्स के एंड मेरे आसपास के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से मैं ये कंक्लूजन पे आई हूँ कि देयर आर 3 मेन रीजंस जिसके वजह से स्टूडेंट्स अक्सर फेल करते हैं, ठीक है। तो वही रीजंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे या फिर आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब तो आपका फेल होना ऑब्वियस है, राइट। लेकिन हम ये ऑब्वियस रीजंस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स की जो पढ़ते हैं, जो सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाते। तो उसकी क्या कारण है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now the number one reason why students fail in CA Foundation is not referring to ICAI module। देखिए, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि इंस्टीट्यूट को अपने ही मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं सिर्फ वो क्वेश्चन की बात नहीं कर रही जो इंस्टीट्यूट नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देता है। देखिए, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट की एक्सप्लेनेशन होती है ना, जो थ्योरी होती है हर चैप्टर की, वो भी आपको थॉरली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से इंस्टीट्यूट मैक्सिमम सवाल पूछता है, ठीक है। एंड वही लैंग्वेज में पूछता है जिस लैंग्वेज में उसने मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, जो बच्चे मॉड्यूल को रेफर करते हैं एंड मॉड्यूल की लैंग्वेज वो पढ़ चुके हैं, उनको वो क्वेश्चन समझ आ जाती है। उनको ये भी पता लगता है कि कहाँ से पूछा है ये क्वेश्चन, एंड वो ईजिली आंसर कर पाते हैं। लेकिन जिन्होंने इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में नहीं पढ़ी है, तो उनको वो क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकती है एंड उनको लगता है कि ये आउट क्वेश्चन आया है, लेकिन एक्चुअल में वो आउट क्वेश्चन नहीं होता, वो इंस्टीट्यूट ने अपने एक्सप्लेनेशन से ही पूछी होती है, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, मॉड्यूल को थॉरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए थॉरली एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करें तो वो अंडरलाइंड वाला पोर्शन आपके आंखों के सामने आए एंड आप उसको मिस ना करें, ठीक है। देखिए, अब मुझे पता है कि बच्चे जो है वो अलग अलग टीचर्स से पढ़ते हैं, है ना। अब बहुत सारे टीचर्स तो मॉड्यूल से ही पढ़ाते हैं, तो वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई, राइट। लेकिन अगर आपके टीचर्स मॉड्यूल से नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका अलग मटेरियल है, तो आपको खुद से मॉड्यूल को रिफर करना भी ज़रूरी है एंड एक रीडिंग ज़रूर करिए मॉड्यूल की, ताकि आप मिस ना करें पॉइंट को, ठीक है। एंड एग्जाम में जो मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाती है, एटलीस्ट आप उसको मिस ना करें, क्योंकि देखिए 60 to 80% क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट अपने एक्सप्लेनेशन से या अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से उसी से पूछता है। और एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में जो इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स इंस्टीट्यूट देता है ना, उससे भी कई कबार सेम जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल से एज इट इज एग्जाम में पूछी जाएगी। तो वो भी आपको पढ़ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अक्सर फेल करते हैं, दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट हैविंग प्रॉपर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहा है कि इसमें स्टूडेंट की पूरी तरह से गलती भी नहीं है, राइट, कि उनको इंग्लिश ठीक से नहीं आता, बट इसका इम्पैक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए, अब आप कहोगे कि ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम है, इंग्लिश का इतना क्या रोल इसमें? रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स की एग्जाम भी तो दे रहे हो ना, जैसे कि लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, इंटरमीडिएट में ऑडिट आएगा। तो ये सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से आंसर करने के लिए आपको इंग्लिश में कमांड होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या मैटर करता है कि
आप किस तरह से आंसर प्रेजेंट करते हो रादर देन आपको कितना पता है, राइट। क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो है वो आपके दिल दिमाग झांक के तो नहीं देखेगा ना कि आपको कितना नॉलेज है कितना नहीं, वो तो आपकी क्वेश्चन आंसर शीट देखेगा आपके, है ना। और आपने आंसर शीट में जिस तरह से प्रेजेंट किया है आंसर को उसी हिसाब से वो आपको मार्क्स देगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो बहुत हार्ड वर्किंग थे, मेहनती थे एंड नॉलेज भी उनका काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से थ्योरी सब्जेक्ट में वो अक्सर फेल होते थे या फिर बहुत कम नंबर ले आ पाते थे, ठीक है। एंड जिसकी वजह से उनका एग्रीगेट अटक जाता था। और कुछ ऐसे दोस्त थे मेरे जो ठीक ठाक पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं थे, लेकिन इंग्लिश उनका बहुत अच्छा था और इसकी वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाते थे। तो देखिए इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंग्लिश अच्छे होने का। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए अब इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप थोड़े टाइम पे ही एकदम एक्सपर्ट बन जाओ ना, इसके लिए टाइम लगता है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ना मैं आपको 2 सोल्यूशन दूंगी, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में क्या है कि देखिए लॉ जैसे सब्जेक्ट जहाँ पे पूरा थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है, आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट की मटेरियल को अगेन रिफर करना है और इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन की कैसे आंसर किया है। जैसे कि अगर हम केस लॉज की बात करें तो इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट कैसे कराया आंसर, ठीक है, बीच में प्रोविजन कैसे एक्सप्लेन किया है, सोल्यूशन एंडिंग कैसे उन्होंने दिया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। सिमिलरली इंस्टीट्यूट ने की वर्ड क्या यूज़ किया है, की फ्रेजेस क्या यूज़ किया है, वो आपको अंडरलाइन करनी है और उसी तरह से उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम में आंसर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगेन इंस्टीट्यूट को अपनी ही लैंग्वेज बहुत पसंद आती है, ठीक है। तो जिस तरह से इंस्टीट्यूट ने आंसर किया है ना क्वेश्चंस को, आप भी उसी तरह से करने की कोशिश करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के आंसर्स को, है ना। तो थ्योरी सब्जेक्ट को आपको बार बार रिवाइज करते ही रहना पड़ेगा, बार बार आंसर को पढ़ते ही रहना पड़ेगा, ताकि वो लैंग्वेज आपके दिमाग में छप जाए और एग्जाम में आप सिमिलर तरीके से आंसर कर पाओ, ठीक है। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन है। और इसमें मैं आपको एक और टिप भी दूंगी कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उसे कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कीजिए बाय अदर वेज। जैसे कि लॉ में आप सेक्शन ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आप आंसर में सेक्शन कोट कर पाए और इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। उन्हें लगेगा कि ठीक है चलो इंग्लिश तो इसकी ठीक ठाक है, लेकिन सेक्शन इसे पता है, मतलब इसको प्रोविजन पता है, इसको आता है, ये बंदे के पास नॉलेज है ना। तो इस तरह से उन पे एक अच्छा इंप्रेशन वहाँ पे पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि आपको धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव करना है और वो आप कैसे करेंगे। देखिए आप न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करें, बिजनेस की, फाइनेंस की, क्योंकि आप इसी फील्ड में अब घुस गए हो, राइट। तो आपको दुनिया की, आपके देश के बिजनेस में, फाइनेंस में क्या चल रहा है वो पता होना भी ज़रूरी है ना। तो आप वो न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करें इंग्लिश में। सिमिलरली आप इंग्लिश न्यूज़ जो वीडियो होती है, राइट, यूट्यूब में इंग्लिश न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखना स्टार्ट करें, है ना। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंडियन इंग्लिश जो चैनल्स है ना उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट आएगा ना तो आपको समझने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप डेली 5 मिनट के, 10 मिनट के इंग्लिश क्लिप्स देखते जाओगे, न्यूज़ क्लिप्स देखते जाओगे, तो धीरे धीरे अपने आप आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, आपको नए नए वोकैबुलरी समझने में आसान होगा, है ना। क्योंकि जो न्यूज़ है उसमें नए नए वर्ड्स यूज़ होता है ना, तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। एंड अगर आप बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही करोगे तो आपके सिलेबस से भी मैचिंग वोकैबुलरी, मैचिंग लैंग्वेज आपको मिलेगी, है ना। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे ओवर द टाइम आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश की ज़रूरत आपको सिर्फ फाउंडेशन में ही नहीं, इंटरमीडिएट में, फाइनल में एंड बाद में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ेगी, है ना। तो अभी से आप स्टार्ट करोगे तो कुछ साल बाद आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सोल्यूशन फॉर सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड रीज़न एंड विच आई फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल कर जाते हैं, दैट इज नॉट प्रैक्टिसिंग इन एग्जाम फॉर्मेट। देखिए आपने पढ़ा भी है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया है, लेकिन स्टिल अगर आप एग्जाम फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एक्चुअल एग्जाम में आप नर्वस हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा एग्जाम को कैसे हैंडल करना है। तो इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस
थोड़ी कम हो जाएगी जितना आप परफॉर्म कर पाते, अदरवाइज आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं दे पाओगे। देखिए, जब हम अपने बुक्स पे प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अब एग्जाम में तो ऐसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आएगी ना, सारे चैप्टर से मिक्स आएगी। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस करने की आदत नहीं है तो एग्जाम में आप नर्वस हो जाते हो, ये ट्रूथ है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट लेके आता है हर बार, हर अटेम्प्ट से पहले आपको वो मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है। वो मॉक टेस्ट का पर्पस ही ये है टू प्रिपेयर यू फॉर एग्जाम, राइट। तो आपको पेपर उठाना है मॉक टेस्ट एंड 2 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे की पेपर है उसका टाइमर लगाना है एंड पूरा एग्जाम की तरह ही उसे सॉल्व करना है। ये करने से क्या होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे अटकते हो एग्जाम पे, राइट। कौन सा क्वेश्चन आप आंसर करने में आपको दिक्कत हो रही है, क्या आप 2 घंटे या 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप खुद एनालाइज कर पाओगे एंड 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद आप पे ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। एंड जब आप ये प्रैक्टिस करके एक्चुअल एग्जाम पे जाओगे तो आपको फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगी कि किस तरह से आपको एग्जाम को टैकल करना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, और अगर आप कहीं अटक जाते हो तो क्या करना है ना। तो ये सब आपको पहले से ही पता होंगे, आपको प्रैक्टिस होंगी इन चीज़ों की, तो आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। इसके अलावा जो PYQs होते हैं, राइट, वो पेपर उठा के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फॉर्चुनेटली इसमें मैं भी आपकी मदद कर पाऊंगी, स्पेशली इन पेपर 4, क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है फॉर बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये टेस्ट सीरीज में आपको एग्जाम की तरह ही टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। टेस्ट के बाद आपको स्कोरिंग भी मिलेगा अलॉन्ग विद नेगेटिव स्कोर। आपको अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस भी मिलेगी कि क्या आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन मिस्टेक किया है या फिर जो इजी क्वेश्चंस थे वो भी आपने मिस्टेक किया है। सिमिलरली आप अपने पीयर्स के मुकाबले कहाँ स्टैंड करते हो, तो इस तरह से एक डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको मिलेगी। एंड एनालिसिस देखने के बाद आप अपने टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किया है उसका सोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 10 जगह भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपके PYQs एंड जो मॉक टेस्ट है उसके क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए पैकेज हो जाएगा, जिससे कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पेपर 4 है आपकी, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड ये करने के बाद आपको कहीं और से पेपर 4 की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे एग्जाम के लिए। तो टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट करिए। एंड अगर आपको CA फाउंडेशन से रिलेटेड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी या व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूंगी, आप वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो एंड 1-to-1 हम डिस्कस भी कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से। एंड जो भी मैंने थोड़े बहुत टिप्स दिए आपको उसको ध्यान पे रखने की कोशिश कीजिए व्हेनेवर यू स्टडी। एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट विद स्टडी। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।